आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद हो रहे लोकसभा का उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली की जीत सुनिश्चित करने के लिए बसपा का कैडर मजबूती से लगा हुआ है, तो वहीं बसपा के नेता भी गुड्डू जमाली के साथ कदम से कदम मिलाकर दिनों रात एक किए हुए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के बलिया जिले के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह ने शहर के सिधारी क्षेत्र स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, बाकी सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ बाहरी प्रत्याशी हैं, इसलिए जनता ने मन बना लिया है, इस बार गुड्डू जमाली को ही जिताना है। उन्होंने कहा कि जनता के मन में ये मलाल है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। आजमगढ़ के विकास में सरकार रहते भी उन्होंने कुछ नहीं किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन होने के बाद चुनाव जीते अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, मझधार में छोड़कर चले गए। मतदाताओं का गुस्सा समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को सपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाने के सवाल पर बसपा नेता ने कहा कि बसपा नहीं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बलियारी बाबू के बेटे सुशील आनंद को पहले प्रत्याशी बनाया, इसलिए बनाया कि दलित होने के नाते वह बसपा का वोट काट लेंगे और भाजपा जीत जाएगी, लेकिन विरोध होने पर प्रत्याशी बदल दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव के खिलाफ जांच के कई आदेश हुए, लेकिन उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह इसलिए कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। बसपा विधायक ने कहा कि आज आजमगढ़ का यादव समाज धर्मेंद्र यादव के साथ नहीं, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर सपा जीत गई तो फिर एक परिवार का दबदबा हमेशा आजमगढ़ में बना रहेगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है, सपा और भाजपा बसपा से लड़ रही है। दावा किया कि उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, मुकाबला बसपा बनाम भाजपा है। बसपा नेता ने कहा कि आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करके बहुजन समाज पार्टी का नया उदय होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सरकार बनाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर बसपा नेता ने कहा, केंद्र सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले सभी दलों से बात करनी चाहिए थी, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, ऐसा नहीं करके सरकार ने गलत किया है। उन्होंने आंदोलन कर रहे युवाओं से भी अनुरोध किया कि अपनी बात अहिंसक तरीके से रखें और हिंसा का प्रयोग ना करें। बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी नहीं आई, इसकी भी चर्चा रही कि क्यों नहीं आई। अब देखिए, आप मायावती जी को जानते हैं, अभी तो अखिलेश जी नहीं आए हैं, अभी अखिलेश जी ने, हाँ अखिलेश जी को कल आना है। आज माननीय योगी जी आए, क्योंकि सब लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अखिलेश जी भी आना नहीं चाह रहे कि कल कम से कम हम कहेंगे कि भाई हम इसलिए हार गए कि हम जा नहीं पाए। कल आजम खां जी आए, तो कल आजम खां जी की भी आप लोग कवर किए होंगे, उन्होंने कहीं अपनी स्पीच में एक जगह बोला, ये चुनाव ऐसा चुनाव है कि ये किसी की सरकार बना रही है तो ये सरकार बिगाड़ रही है, इसमें हमको अपनी ताकत दिखानी है। तो वो भी जानते हैं कि ताकत कहाँ दिखाएंगे, अपने माइनॉरिटी समाज को एक बड़ा संदेश देके चले गए कि हम ताकत किसके साथ दिखाएंगे, जब हम गुड्डू जमाली जी के साथ जाएंगे और गुड्डू जमाली जीतेंगे तभी माइनॉरिटी की ताकत भी प्लेटफार्म पे आएगी। उन्होंने भी एक अच्छा संदेश देके चले गए हैं। अब मजबूरी में सारे लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, तो इसलिए हम तो चुनाव इसीलिए क्योंकि केवल एक आजमगढ़ पर लड़ रहे हैं। कई बात आई कि आजमगढ़ पे, भाई हर जगह हमारा कार्य क्षेत्र उतना नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ से हमारे हमेशा सांसद विधायक हमेशा रहे हैं। हम जब बसपा की नींव डाले थे उस समय भी हमारे आजमगढ़ से मिले थे, इसलिए आजमगढ़ तो एक तरह से बसपा की कर्म हो भी रही है। इसलिए आजमगढ़ के लोगों पे भरोसा है और वो मुझे लगता है कि वो भरोसा 23 तारीख को जरूर यहाँ पे सफल होता दिख रहा है। विधायक जी, सर सरकार की योजना अग्निपथ जो है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चला, आपका बलिया भी चला, इस योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए दो चीज़ें हैं, हमें पूरा अधिकार है भाई सरकार को
कोई भी निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं ले लेना चाहिए। इस बात को लेके पार्लियामेंट में आना चाहिए था, सारे दलीय नेताओं के साथ बैठ करके एक कंसोर्शियम बना करके एक तय किया गया होता, कुछ कमियां थी उसको दूर कर लिया गया होता, लोगों के विश्वास में लिया गया होता और विश्वास में ले करके इसको लागू किया गया होता। हम जो चीज़ को सीधा सीधा लिया कर थूक देंगे, क्योंकि कोरोना काल से ही तमाम वैकेंसी नहीं निकली। नौजवान अपनी उम्र को लेकर के बेतहासा मतलब उसमें है, दुखित है कि कोरोना काल का हमको रेमेडी भी नहीं मिल रहा है और उस उम्र को हमारा आगे तब तक एक नई सगुफा आ गया, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन मेरा केवल ये मानना है कि मुझे लगता है कि सरकार इसको पुनः विचार करे, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। देखिए, हम सब लोग मिल करके चाहते हैं, हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हम नौजवानों को, किसानों को कैसे उनको हम रोजगार दें, कैसे उनकी खेती की आय दुगुना करें, हम सब मिल के करते हैं। जनता ने हमें विपक्ष में रखा है, हम विपक्ष की तरफ से खड़ा होकर के इस बात को कहें। अब सत्ता में है तो सत्ता की तरफ से उनकी मदद करिए, तो ये चीज़ें जल्दीबाजी में लाया गया। और मैं तो नौजवान साथियों से भी कहूँगा कि भाई देखो, दो चीज़ें हैं, हमें दुख है कि भाई आपकी 3 सालों में निकल गए। हम लोग विधानसभा में भी लड़ाई लड़े कि भाई इस 3 साल को कहीं समायोजित किया जाए, जिनको छूट मिले। जब कोविड, सब लोग जानते हैं कि कोविड न केवल उत्तर प्रदेश में था, विश्व के लेवल पे था, तो जो लड़के इस उम्र को पार कर गए उनको रेमेडी मिलनी चाहिए। लेकिन नौजवान साथियों से भी मेरा आपके माध्यम से अपील है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना। भाई रेलवे में आप बताइए, अभी हमारे एक दो लोग परिचित चोटिल हुए हैं, उनके बच्चे चोटिल हुए हैं, उनका भी देखिए 2 चीज़ें, हम आप सबके बच्चे रेलवे से यात्रा कर रहे हों, हम सीधा अटैक कर दें और उन नौजवानों के आड़ में अगर कोई अराजक तत्व जा करके आग लगा दे, उसमें कोई जल के मर जाए, मुझे लगता है कि वो हमारी संपत्ति है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, वो हमारी संपत्ति, हमारे पैसे से खरीदा जाता है। ट्रेन हमारी संपत्ति से चलती है, बस हमारी संपत्ति से। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्रीय क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। हम अपना आंदोलन, अपना विरोध बैठ के भी कर सकते हैं, हम वो संदेश दे सकते हैं। हम आज जहाँ 500 लोग हैं, हम 50,000 बैठे, यही बैठे, न सुनी जाए हम भूख हड़ताल करें, लेकिन हम अपना संदेश दे सकते हैं और हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह से मान लीजिए हम निकले, हो सकता है उस हमारे ही घर का कोई आदमी दिल्ली से बनारस आया और बनारस से ट्रेन पकड़ के बलिया जा रहा है, आपने रास्ते में पत्थरबाजी कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार को इसमें पुनः विचार करना चाहिए और हम तो चाहते हैं कि दिल्ली वाले लोग अगर इतना जल्दीबाजी में फैसला लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता, आजमगढ़ में मौका मिला है, यहीं से इनकी अग्निपथ का कहते हैं कि हम आपके अग्निपथ का देखिए विरोध कर रहे हैं, आपके पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिए और हरा करके भेज दिया, तो ये अच्छा मौका है। 2024 के लिए होगा बिल्कुल। देखिए, हम लोगों की देखिए इसलिए हम उपचुनाव नहीं लड़ते, लेकिन केवल इसलिए लड़ा गया, बहुत तमाम संगठनों के लोग आकर के इस बात को कहे कि नहीं हमारी गलती रही है, हम लोग अगर विश्वास बीएसपी पे किए होते तो आज बीएसपी सरकार में। और ये सब लोगों ने कहा कि आप फिर एक बार जब हो जाओ, आपका पहला सांसद यहाँ से हुआ, आप फिर एक बार उपचुनाव में अपना प्रत्याशी दीजिए। और सब लोगों ने कहा कि गुड्डू जमाली जी को दीजिए, जो वही गुड्डू जमाली जो सपा के सरकार रहते माननीय मुलायम सिंह जी को जिस तरह से टक्कर दिए थे। और मैं कह सकता हूँ कि वो चुनाव गुड्डू जमाली जी जीत गए थे, लेकिन सरकार के रहते चुनाव जबरदस्ती हराया गया। लेकिन आज इस बार हम इस चीज़ को पुनरावृत्ति करके जीत करके फिर आगे आने वाला चुनाव 24 और उसके बाद 27, भाई हमारा आजमगढ़ पूर्वांचल हमारा विशेष तौर से गढ़ है, वो भी आजमगढ़ तो विशेष तौर से बहुजन समाज पार्टी का। आप देख लीजिए कितनी उत्पत्तियाँ होंगी, आज विभिन्न दलों में चाहे कितने लोग हैं, लेकिन नर्सरी मेरे ही है, मेरी नर्सरी से निकल के गए हैं। इसलिए नर्सरी तो अगर बीएसपी नर्सरी है तो उस बीएसपी का आजमगढ़ भी नर्सरी है। 3 दिन लगे मतदान में, लड़ाई भाजपा से या सपा से, किससे मानते हैं? हमें लगता है कि भाजपा और सपा, आप दोनों लोगों से पूछिए, अभी भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि बसपा से है, सपा वाले भी कह रहे हैं कि बसपा से है, तो वो लोग अपनी दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दूसरे तीसरे आप किसको मान रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों में, हालांकि बड़ा सब फर्क है। धर्मेंद्र जी तो लड़ाई से बहुत बाहर है, इसलिए कि धर्मेंद्र जी का जो अपना वोट बैंक है वो उनके साथ नहीं है, वो भी उनके साथ नहीं है। इसलिए कि सबको डर हो गया है, जो यहाँ के सपा के नेता हैं, कि अगर धर्मेंद्र जी चुनाव जीत गए
तो बदायूं उनकी सीट फंसी पड़ी है। वो धर्मेंद्र जी हमेशा के लिए यहाँ को अपना सीट बना लेंगे। हम लोगों के बच्चे और हम लोग फिर पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनका वोट वो भी निकल गया है। वो भी मेरे साथ आ रहा है, वो भी देख रहे हैं, वो भी भाजपा में नहीं जा रहे, मेरे साथ आ रहे हैं। इसलिए सपा तो लड़ाई से बाहर है। बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और विधानसभा चुनाव में उसका हासिल देखा जा चुका है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरा माइनॉरिटी वोटों को लिए अबू आजमी को उतार दिया है और आजम खान भी आए हैं, कैसे आप लड़ाई कितना दिलचस्प मानते हैं? अभी मैंने पहले सवाल के जवाब अभी बताया था कि बी टीम के बारे में मैंने डिटेल बताया था कि बी टीम कौन है। मैं फिर रिपीट कर दूँ कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और अगर वह बी टीम नहीं रहती तो यह दुष्प्रचार नहीं करती, अपना वोट मांगने के बजाय केवल बीएसपी को इस बात के लिए हमेशा प्रचार करती रहती है कि बीएसपी बी टीम है, केवल इसलिए कि बीएसपी के साथ माइनॉरिटी सटने न पाए। जानते हैं कि माइनॉरिटी अगर सटी तो बीएसपी 45% हो जाएगी, किसी से पकड़ में नहीं आएगी। उसके बाद और भी जो 5-7%, 10% जो प्रतिशत वोट होता है, जो रोड पे रहता है, जो देखता है, आंकता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर बीएसपी 50% पहुँचती। इसलिए अखिलेश जी ने इसको पूरी तरह से प्रचारित कराया। और अभी बीएसपी को रोकने के लिए ही अखिलेश जी ने बलिहारी बाबू के लड़के को प्रत्याशी घोषित कर दिया कि वो दलित का वोट काट लेगा, बीएसपी का वोट कम हो जाएगा, इसलिए कि बीएसपी का प्रत्याशी माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी और दलित मिल जाएंगे तो बीएसपी जीत जाएगी, तो रुकिए हम दलित वोट काट देंगे तो बीजेपी जीत जाए। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो धर्मेंद्र जी भी इस बात को समझ रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी जान रहे हैं। और क्या मैं तो कह रहा हूँ, धर्मेंद्र जी यहीं अपने घर में आप देखिए उनके कई नेताओं को आपस में विरोध है। कई उनके यादव समाज के जो नेता हैं, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, तो सारे लोग अंदर में विरोध कर रहे हैं कि अब धर्मेंद्र अगर हो जाएंगे तो धर्मेंद्र का तो करियर बहुत लंबा है। धर्मेंद्र की बदायूं सीट ऑलरेडी फंस गई है भाई, जो पहले भाजपा ने जीती है वहाँ, वही भाजपा वाले अब आ गए सपा में, और सपा में अखिलेश जी ने उनको हारने के बावजूद भी एमएलसी बना दिया, और उन्हीं की बेटी वहाँ से सांसद है। तो धर्मेंद्र जी की सीट तो गई बदायूं। लगातार कह रहे हैं अगर इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, तो फिर बदायूं अब क्या होगा? ये आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ अगर धड़कन है तो उस धड़कन में ऑक्सीजन देने वाले आजमगढ़ में लोग नहीं हैं। आजमगढ़ में यादव समाज का कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी लड़ाती। अब अगर धर्मेंद्र यहाँ यादव समाज नहीं समझ रहा है, या समाजवादी पार्टी में राजनीति करने वाले लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र यादव इस बार जीत गए तो उनकी परमानेंट की सीट आजमगढ़ हो जाएगी और बधाई हो जाएगी मौर्या जी की बेटी की। तो ये सब लोग समझ रहे हैं, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा मौका है इस बार सिपाही को यहीं से बढ़िया से पैक करके, क्योंकि गर्मी है, बर्फ डाल के सिली लगा के पैक करके भेजा जाए ताकि सफाई जाते जाते खराब न हो। आराम से सफाई खुले तो ताज़ा दिखे, और सफाई के आसपास अपनी कोई पार्लियामेंट की सीट होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।